डियर स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नई यूनिट 4 की स्टडी करेंगे, जिसका टॉपिक है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट द्वारा कार्बनिक संश्लेषण। अब ये बच्चों इनोलेट होते क्या हैं? इनोलेट बड़े जटिल कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण में इनोलेट आयनों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बोनिल यौगिकों से प्राप्त होते हैं। एक कार्बोनिल समूह के निकटतम अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जो पर्पल क्षार द्वारा निकाल दिए जाते हैं। जो बच्चों सामान्यतः बात है कि इनोलेट होते क्या हैं, तो इसके मुख्य सामान्य बिंदु यह है इनोलेट के। फर्स्ट बिंदु है असंतृप्त एल्कोहल। असंतृप्त एल्कोहल इनोल है, जैसे डबल बॉन्ड है और कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे असंतृप्त एल्कोहल जैसे इनोल। के संयुग्मी क्षारों को इनोलेट या इनोलेट एनायन कहते हैं। जब इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा ऑक्सीजन पर ऋण आयन, तो इसको हम कहेंगे इनोलेट एनायन। ठीक है, इनोलेट एनायन। दूसरा पॉइंट है सामान्यतः इनोल्स अस्थायी होते हैं और संतृप्त अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। इनोल अस्थायी यानी कम स्थायी होते हैं और अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। इसके विपरीत इनोल की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि इनोलेट एनायन के ऋण आवेश का विस्थानीकरण ऑक्सीजन पर हो जाता है, जैसा कि फॉर्मूला 1 और 2 में दर्शाया गया है। क्योंकि इनोलेट एनायन के ऋण आवेश का डीलोकलाइजेशन विस्थानीकरण ऑक्सीजन पर हो जाता है, जिसके कारण से इनोलेट इनोल की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। चूँकि अनुनाद संरचना 2 कम कार्बोनिल समूह से अल्फा स्थिति पर एक कार्बन आयन मान सकते हैं, अतः इनोलेट्स को उपयुक्त क्षार की उपस्थिति में कार्बोनिल समूह के अल्फा हाइड्रोजन को निष्कासित कर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो इसके सामान्य बिंदु हो। इनोलेट्स होते क्या हैं? अब अगला टॉपिक है एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता। एक कार्बोनिल समूह के अल्फा स्थिति पर विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय होता है, क्योंकि प्रोटॉन त्यागने के बाद बना हुआ ऋणायन अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाता है। ध्यान रखना बच्चों, एक कार्बोनिल समूह की अल्फा स्थिति पर विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय होता है। अल्फा स्थिति CO जो ग्रुप जुड़ा रहता है, CO कार्बोनिल, इसके पास वाला समीपवर्ती कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन, इसको हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि प्रोटॉन त्यागने बना हुआ ऋणायन अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाता है। स्थायी इनोलेट ऋणायन की संरचना बना रखी है। एक सरल कीटोन की तुलना में एक सरल एस्टर के pKa का मान उच्च होता है और एस्टर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कीटोन की तुलना में कम अम्लीय होता है। इसका कारण यह है कि एल्कोक्सी समूह का ऑक्सीजन परमाणु निम्न प्रकार से कार्बोनिल समूह के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थानीकरण करता है। तो बच्चों ध्यान रखना, pKa का मान यदि ज़्यादा है तो कार्बोनिल समूह युक्त कीटोन या एस्टर आदि दुर्बल होते हैं। pKa का मान ज़्यादा है तो ये क्या होंगे? दुर्बल होते हैं। अतः
आर समूह से अल्फा हाइड्रोजन परमाणु सरलता से नहीं निकलता, साथ ही कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु के एल्कोक्सी समूह के साथ आंतरिक क्रिया के कारण वह इनोलेट आयन को स्थायीकृत करने में भी कम योगदान देता है। अब नीचे देखिए बच्चों, यदि कीटोन के, ध्यान देना, यदि कीटोन के अल्फा कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह कौन से होंगे? -I प्रभाव वाले, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, तो वह इनोलेट आयन को स्थायीकृत करता है। इस प्रकार कीटोन की अम्लता को बढ़ाता है। जैसे एसीटोन है, एसीटोन के बाद हमने एक हाइड्रोजन को हटा के उस पर -I प्रभाव क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये हो गया मोनोक्लोरो एसीटोन। यदि 2 क्लोरीन जोड़ दे डाइक्लोरो एसीटोन, तो pKa का मान देखो बच्चों, 20, 17 और 15। यदि pKa का मान उच्च है तो वह यौगिक दुर्बल होता है या अम्लता उसकी कम होती है। तो pKa डाइक्लोरो एसीटोन, तो इसका 15 है, तो ये सबसे अधिक अम्ल किसकी होगी? जिस पर -I प्रभाव समूह वाले ग्रुप जुड़े हुए होंगे। तो इसमें जो क्लोरीन पर जो दो क्लोरीन जुड़ी हुई है, इसकी अम्लता मोनोक्लोरो एसीटोन से ज़्यादा होगी और मोनोक्लोरो एसीटोन की अम्लता एसीटोन से ज़्यादा होती है। यदि कोई हाइड्रोजन परमाणु 2 कीटोनिक समूह के लिए अल्फा स्थिति पर होते, उसे इनोलेंट आयन का स्थायीकरण करने में दोनों कीटोनिक समूह योगदान देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, सक्रिय मेथिलीन समूह। मेथेन से 2 हाइड्रोजन परमाणु हटाने पर मेथिलीन समूह बनता है। CH4 है, 2 हाइड्रोजन हटाए तो CH2। जब ये मेथिलीन समूह, ध्यान रखना बच्चों, जब ये मेथिलीन समूह 2 प्रबल ऋण विद्युतीय समूह जैसे कार्बोनिक एस्टर, साइनाइड आदि के मध्य स्थापित हो, तो वह अभिक्रियाशील हो जाता है, अर्थात इसमें हाइड्रोजन परमाणु अन्य परमाणु अथवा परमाणु समूह प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस तरीके से सक्रिय मेथिलीन समूह कहलाते हैं। बीच में स्थित होता है CH2, 2 कार्बोनिल समूह के बीच में। हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन पर प्राप्त कार्बोनियम का अनुनाद स्थिरीकरण हो जाता है। अब देखिए नीचे उदाहरण दे रखे सक्रिय मेथिलीन समूह के, जैसे एथिल एसीटो एसीटेट CH3 CO CH2 COO C2H5, इसको कहेंगे एथिल एसिड। जो ये मध्य में स्थित CH2 समूह है, यह कहलाएगा सक्रिय मेथिलीन समूह। आगे वाला एग्जांपल देखिए, डाई एथेमेलोनाइट, तो इसमें जो CH2 समूह सक्रिय मेथिलीन समूह कहलाएगा। तो सक्रिय मेथिलीन समूह जब वह 2 प्रबल विद्युत ऋणी समूह के मध्य उपस्थित होता है, इसको कहते हैं सक्रिय मेथिलीन समूह। एल्काइलेशन ऑफ डाईएथिल मेलोनोएट। डाईएल्किल मेलोनेट का डाईएथिल मेलोनोएट का एल्किलीकरण। मेलोनिक अम्ल के डाईएथिल एस्टर को डाईएथिल मेलोनेट या मेलोनिक एस्टर कहते हैं। इसे बनाने के लिए निम्न अभिक्रिया क्रमों का उपयोग किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप 4 चरणों में यह अभिक्रिया पूर्ण होती है। अभिक्रिया कितने चरणों में बच्चों कंप्लीट होगी? 4 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण है मेलोनिक एस्टर की जब सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। सोडियम एथोक्साइड C2H5ON और मेलोनिक एस्टर होता है CH2COO C2H5 CO C2H5 यानी CH2COO C2H5 होल ट्वाइस। तो हमको मोनोसोडियम लवण प्राप्त होते हैं। क्या बनता है बच्चों इसमें? मोनोसोडियम लवण, जिसका एनायन इनोलेट ऋणायन अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाता है। सेकेंड स्टेप है जब इन सोडियम लवणों की किसी हैलोजन व्युत्पन्न, अब हम हैलोजन व्युत्पन्न यहाँ पर रहेंगे, जैसे एल्किल लेड RX क्रिया करवाई जाती है, तो अभिक्रिया द्वारा सोडियम हैलाइड निकल जाता है। NaX
इसमें से निकल जाता है और हमको क्या प्राप्त होता है, एल्किल प्रतिस्थापी मेलोनिक एस्टर प्राप्त होता है, मोनो एल्किल व्युत्पन्न। थर्ड स्टेप है जब एल्किल प्रतिस्थापी मोनो जो एल्किल प्रतिस्थापी मेलोनिक एस्टर का जल अपघटन कराया जाता है तो हमको मोनो एल्किल मेलोनिक अम्ल, जल अपघटन कराने पर हमको मोनो एल्किल मेलोनिक अम्ल प्राप्त होता है। लास्ट स्टेज है फोर्थ, जब मेलोनिक अम्ल जो हमको प्राप्त हुआ है थर्ड स्टेज से को गर्म किया जाता है तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। CO2 इसमें से निकल जाएगी तो हमको क्या प्राप्त होगा, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्योंकि इन यौगिकों में एक ही कार्बन परमाणु पर एक से अधिक 2 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हैं तो गर्म करने पर CH2 का एक अणु होकर मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो डाइएथिल मेलोनेट का एल्किलीकरण अभिक्रिया 4 चरणों में संपन्न होती है।